यह है चीन की शीत साजिश। नमस्ते, मैं राशिद। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच दोनों देशों के रिश्ते को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें राउंड कॉर्प्स कमांडर की बातचीत के बाद भारत और चीन सीमा पर तनाव घटाने को हो गए हैं राजी। दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि गलतफहमी दूर करने और अपनी अपनी सेना को संयम बरतने को कहेंगे, लेकिन चीन न तो इतना शरीफ है न ही ईमानदार। चीन कहने लगा है गतिरोध खत्म करेंगे, तस्वीर टीवी स्क्रीन पर उतारें। चीन कहने लगा है संयम रखेंगे, चीन कहने लगा है शांति बनाए रखेंगे, लेकिन ड्रैगन भरोसे के लायक नहीं है। और इसीलिए सवाल यह है कि कल मोदी जिनपिंग होंगे आमने सामने, तो क्या उससे पहले चीन आया LAC थामने? मेरे चारों तरफ की तस्वीर आप देखें और इन तस्वीरों को बदलें। गतिरोध खत्म करना चीन की चाल या सर्दी में बनाई नई ढाल? क्या चीन खामोश होकर कोई नई व्यूहरचना तो करने में नहीं लगा है? और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। और चारों तरफ की ये जो तस्वीरें हैं ना, आप ये देखें कि चीन भले ही बड़ी बड़ी साजिश करने में लगा रहे, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि चीन के तेवर अगर नरम पड़े हैं, चीन अगर ढीला पड़ा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्दियों में भारत की फौज से चीन डर गया है। हम ये क्यों कह रहे हैं, आगे इसका हम सबूत भी देंगे। 3 दिन पहले ही CDS जनरल बिपिन रावत ने एकदम सीधे तौर पर चीन को लेकर के यह कह दिया था कि अगर बॉर्डर पर LAC पर किसी भी तरह की हिमाकत हुई, अगर बॉर्डर की सिचुएशन, बॉर्डर का ज्योग्राफिया बदलने की कोशिश हुई, तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इन सभी खबरों के बीच वर्ल्ड ब्रेकिंग भारत चीन रिश्तों को लेकर, भारत चीन रिश्ते को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई। भारत चीन सीमा पर तनाव घटाने को हुए राजी। 8वें राउंड की बातचीत में सहमति बन गई है। कॉर्प्स कमांडर लेवल के 8वें दौर की बातचीत में रजामंदी बनी है। कल ही SCO समिट में आमने सामने होंगे मोदी और जिनपिंग। इस हफ्ते फिर हो सकती है कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत, यानी दोनों तरफ से ये कहा गया है, भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी, कि गतिरोध खत्म किया जाएगा। चीन ने यह भी कहा है कि हम संयम बरतेंगे। चीन ने यह भी कहा है कि LAC पर शांति बनाए रखेंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, गतिरोध खत्म करना कहीं चीन की चाल तो नहीं? आपको तुरंत ही लेकर के हम चलते हैं इंफोग्राफिक स्टूडियो, जहां पर असल में आप जानेंगे कि चीन के तेवर नरम पड़े हैं तो इसके पीछे का राज क्या है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बहुत बड़ा दावा किया है। भारत और चीन विवाद सुलझाने पर सहमत हो गए हैं, ये कहना है ग्लोबल टाइम्स का। पूर्वी लद्दाख का विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे, अंतिम समाधान तक फ्रंटलाइन एरिया में संयम बनाए रखेंगे। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज भी जारी की है। भारत के साथ आगे भी वार्ताओं का दौर रहेगा जारी। और 8वीं कॉर्प्स कमांडर की बातचीत के बाद भारत चीन तनाव घटाने को राजी हुए हैं, ग्लोबल टाइम्स का यह दावा है। और दोनों देशों की तरफ से बयान जारी करके यह कहा गया है गलतफहमी दूर करेंगे, सेना को कहेंगे पेशेंस रखे, संयम बरते। दोनों ही देश सीमा से जंगी वाहन और सेनाओं को हटाएंगे। लेकिन अगली जो स्लाइड है वो बताएगी कि चालबाज चीन के दिमाग में चल क्या रहा है। वो चीन जो हिमाकत करता है, वो चीन जो धोखा देता है, वो चीन जो पीठ में घुपता है खंजर। चीन जानता है कि सर्दियों में लड़ना है बहुत मुश्किल, और सर्दी में भारत की फौज बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। पहाड़ी इलाके में भारत की फौज का सामना करना मुश्किल है, और CDS जनरल बिपिन रावत की चेतावनी से भी चीन डर गया है। LAC पर भारत की आक्रामक तैयारी से सहम गया है चीन। गलवान से लेकर के पैंगोंग तक पिटा है चीन, और इसीलिए तेवर पड़े हैं ढीले। जल थल नभ में भारत की रणनीति से बुरी तरह से पिटा है ड्रैगन। अब ये रणनीति क्या है, आपको एक पैकेज दिखाते हैं हम। इस पैकेज के जरिए असल में आप समझ पाएंगे कि भारत ने जल थल नभ में किस तरह की रणनीति बनाई है। चीन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं। बीते 2 महीनों में DRDO ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइल की टेस्टिंग की है, और इसमें सबसे अहम है शौर्य, अहम है स्मार्ट मिसाइल सिस्टम और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। रिपोर्ट देखिए। शौर्य, रुद्रम, स्मार्ट, ब्रह्मोस, निर्भय और अग्नि, चीन के खिलाफ भारत की तैयारी की तस्वीरें देखी। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने खतरनाक मिसाइलों की एक बड़ी खेप तैयार कर ली। बीते कुछ हफ्तों में नई डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विभाग कई मिसाइल्स की टेस्टिंग कर चुका है। भारत ने परमाणु कौशल को बढ़ाते हुए 3 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर। शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल।
मई की शुरुआत में चीन के साथ गतिरोध शुरू होने के बाद शौर्य अकेली मिसाइल नहीं है जिसकी टेस्टिंग की गई। इसके अलावा भी कई और मिसाइलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। भारत की एंटी सबमरीन युद्धक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर को ओडिशा तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का भी परीक्षण किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसकी रेंज, टॉर्पीडो को छोड़ने की क्षमता, एल्टीट्यूड और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म पर सही काम किया। स्मार्ट मिसाइल खासतौर से टॉर्पीडो सिस्टम का हल्का रूप है जिसे लड़ाकू जहाजों पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 30 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण को 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के साथ टेस्ट किया गया। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन था। वहीं ब्रह्मोस लद्दाख में नहीं बल्कि एलएसी के साथ दूसरे इलाकों में भी चीनी खतरे को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखोई 30 फाइटर जेट में मिसाइल को भी रख रही है। इस बीच सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण किया गया है। चीन की ओर से मिसाइल तैनाती के जवाब में भारत ने सतह से सतह पर 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल निर्भय को भी लगाया है। डीआरडीओ को जल्द ही निर्भय मिसाइल की एक और सफल परीक्षण की संभावना है, यानी चीन के खिलाफ भारत ने हर मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चीन की हर चाल को जब तक विद इन द लाइंस और बिटवीन द लाइंस अगर नहीं समझेंगे ना तो फिर बहुत सी चीजें समझ में आती नहीं है। कहते हैं कि चीन जितना कहता है उससे कहीं ज्यादा करके दिखाता है, क्योंकि उसके जहन में कुछ और चल रहा होता है। चीन की जबान पर अगर मीठे शब्द हैं, चीन के जबान पर अगर यह है कि संयम बरतेंगे, चीन की जबान पर अगर यह है कि शांति बना करके रखेंगे, तो इसके कई मायने हैं। और कहा यह जाता है कि चीन जब खतरनाक होता है तो 6 कदम पीछे खींचता है और 6 कदम पीछे खींचने के बाद 60 कदम आगे की ओर आता है। अब अगर कॉप्स कमांडर लेवल के 8वें दौर की बातचीत के बाद अगर चीन ने यह कह दिया है कि हां, दोनों ही तरफ से डिस्कल्यूशन होगा, दोनों ही तरफ से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे हम बढ़ाएंगे, तो क्या यह माना जाए? क्या चीन की फेस वैल्यू पर से समझ लेना चाहिए? डिबेट को हम ओपन कर देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्दियों में भारत की फौज बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, चीन डरा हुआ तो नहीं है, या फिर चीन कहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जिस तरह से हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, कहीं चीन उससे डरा हुआ तो नहीं है? इंट्रोड्यूस कर दें जितने भी गेस्ट मेरे साथ में हैं। कर्नल शिवदान सिंह, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, आप 3 डिफेंस एक्सपर्ट हैं और विदेश मामलों के जानकार सुमित पीर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, पहला सवाल आपके पास में आते हुए, चीन अगर ये कहता है कि संयम बरतेंगे, चीन अगर ये कहता है, चीन क्योंकि वो मुल्क है जिसने पैंगोंग किया, चीन वो मुल्क है 6 महीने में जिसने गलवान किया, जिसकी नजरें दिप्सांग पर टिकी हुई हैं, चीन वो मुल्क है जिसकी नजरें दौलत बेग ओल्डी पर टिकी हुई हैं, चीन वो मुल्क है जो भूटान के साथ ट्राई जंक्शन को अटका देता है, चीन वो मुल्क है जो नेपाल को भी अपने साथ में लेकर के भारत की घेराबंदी करने की कोशिश करता है। अगर एकाएक चीन ये कह दे सर्दियां आने से पहले संयम बरतेंगे, शांति बना के रखेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे, डिस्कल्यूशन करेंगे, क्या माना जाए? देखिए, चीन एक ऐसा मुल्क है आज जो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है दुनिया के सामने में। चीन कहता क्या है और वो करेगा क्या, इस दोनों में बहुत ही अंतर है। अब देखिए, जिस तरह से बातें चल रही है ये ऐसे नहीं चलेगा। ये एस्केलेशन शुरू क्यों हुआ था पहले वो देखिए, क्योंकि चीन ने हमारे कुछ जमीन जो है उसके ऊपर में आके कब्जा कर लिया है। कुछ तो नो मैंस लैंड में अभी अप्रैल मई में किया हुआ है, और कुछ जैसे दिप्सांग आपने कहा वहां पे वो 2009 से बैठे हुए हैं। तो ये जमीन को खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि अब भारतीय फौज वहां पे है, वो मुंह तोड़ जवाब देगा हर फ्रंट में। और चीन ऑलरेडी कैजुअलिटी उनका होना शुरू हो गया है एल्टीट्यूड के चलते, तो विंटर में चीन को बहुत बड़ी कैजुअलिटी होनी है। उसके एवॉइडेशन के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वो ये सारी चालें चल रहा है। और एक और बड़ी चीज है कि अभी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे अभी कल को एक मीटिंग है और नवंबर में इस तरह से 5 मीटिंग है, जिसमें के इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने में सारे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, चाहे वो एससीओ के हैं, चाहे वो आसियान के हैं, चाहे G20 के हैं या ब्रिक्स के हैं, ये सब मिलने वाले हैं। तो भारत कहीं न कहीं अपना पक्ष तो रखेगा कि हमारे पड़ोस में
एक एक्सपेंशनिस्ट राज्य ऐसा है, देश ऐसा है जो हम पे बहुत बुरी तरह से वो हमें परेशान कर रहा है। तो ये सब चीजें अभी आने वाली है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप चीन का ये अभी रवैया देखिए कि वो कह रहा है कि नहीं, हमें शांति से करना चाहिए। शांति कैसे होगी भाई? पिछले 6 महीने में आपने शांति में क्या किया है? जबकि भारत एक ही चीज कह रहा है, को एंटी, जहां पे आप अप्रैल में थे वहां जाइए। आप क्या रोक रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है कि आप हमारी जमीन को खाली नहीं कर रहे हो? हाँ, तो ये चीज तो जवाब देना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये कह भर देना कि संयम बरतेंगे, सिर्फ ये कह भर देना कि शांति बना लेंगे। और ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, जिस चीज की बात कर रहे थे, जिन इंसिडेंट्स की बात कर रहे थे, मेरी एडिटोरियल टीम, पीसीआर टीम और ग्राफिक्स की टीम ने तुरंत ही इंफोग्राफिक तैयार कर लिया है। नवंबर में 5 बार मोदी और जिनपिंग का सामना होने वाला है। फिर से सुनिएगा आप, नवंबर में 5 बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमना सामना होने वाला है। और यही कहा जा रहा है, उसी से पहले चीन ने यह शांति बना करके रखी है। इस महीने यानी नवंबर में 5 बार मोदी और जिनपिंग आमने सामने होंगे, वर्चुअली, सीधे तौर पर नहीं, वर्चुअली। अलग अलग शिखर सम्मेलन के वर्चुअल मंचों पर ये दोनों ही आमने सामने होंगे। 10 नवंबर को रशिया में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में आमना सामना होगा। 17 नवंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में आमने सामने होंगे मोदी जिनपिंग। इसके बाद 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की मेजबानी में G20 देशों की बैठक में दोनों ही शामिल होंगे। 11 नवंबर को पूर्वी एशियाई सम्मेलन में जिनपिंग का मोदी से सामना होगा। 30 नवंबर को एससीओ परिषद में भी दोनों नेताओं का आमना सामना होने वाला है। सुमित तीर, क्या ये माना जाए कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से ठीक पहले अगर चीन के तेवर नरम पड़े हैं तो उन्हें यह पता है कि प्रधानमंत्री के साथ 5 बड़े मंच आपको साझा करने हैं, कन्फ्रंट आपको करना है। भले ही वर्चुअल मंच है, लेकिन कभी आपको रशिया में जाकर के कन्फ्रंट करना है, तो कभी आपको G20 की बैठक में कन्फ्रंट करना है, कभी एससीओ की बैठक में आपको कन्फ्रंट करना है। और आपको यह पता है कि प्रधानमंत्री बहुत मजबूत स्टेट्समैन हैं, कहीं आगे आने वाली बैठकों में किसी एम्बैरेसमेंट में न पड़ जाना पड़े। यही एक वजह है कि फिलहाल के लिए तेवर थोड़े से नरम कर लो। राशिद भाई देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। ड्रैगन के मुंह से आग निकलती, अमृत नहीं। उनकी किसी भी बात का कोई भी भरोसा आप नहीं कर सकते। कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। जहां साहब जैसे सही कह रहे थे, आपने पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या किया जो हम मान ले आपको पीस चाहिए? हकीकत यह है राशिद भाई, चीन डर गया है। हमने दर्जनों के हिसाब से मिसाइलों की टेस्ट की है। हमने अपने टेंट लगा दिए, हमने हाई ऑल्टीट्यूड वो सूट्स जो होते हैं वो लाए हैं। हमने चाइना को हर कोई मैसेज दिया, हम हटने वाले नहीं। चाइना को यह पता, पिछले 36 साल से हम सियाचिन पे टिके हुए हैं, बने हुए। पाकिस्तान की बकौती नहीं कि एक कदम रखे। चाइना डर रहा हमारे ट्रैक रिकॉर्ड से। उन्होंने 60 साल पहले एक लड़ाई लड़ी थी, 42 साल पहले वियतनाम से, वहां भी हार गए थे। हाई ऑल्टीट्यूड में पीएलए का कोई वर्चस्व नहीं है। कभी उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर किया ही नहीं। जीतना तो दूर की बात है। जहां साहब सही कह रहे थे, उनको ऑलरेडी वो जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह हो गई है। हमारे पास 36 साल का तजुर्बा है। एक और चीज बोलना चाहूंगा राशिद भाई, जो हमारा शौर्य मिसाइल है, ये कॉम्बिनेशन है हाइपरसोनिक मिसाइल और आईसीबीएम का। इसका तोड़ कहीं नहीं है। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल अभी है। हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे इसको। हमने अभी एक चीन का चेहरा सामने आ गया। सुमित पीर, आपको रोकना पड़ रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की एक नई चालबाजी सामने आई है। वेस्टर्न यूनान में पीएलए की अंडर वाटर ट्रेनिंग हुई है। चीनी सैनिकों की ने 20 दिनों की अंडर वाटर ट्रेनिंग की है। पीएलए, जिसकी तरफ से बार बार वीडियो रिलीज किया जाता है, पीएलए यानी चाइनीज आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी। वेस्टर्न यूनान में पीएलए ने अंडर वाटर ट्रेनिंग की है। इसका वीडियो भी जारी किया गया। आपसे थोड़ी देर के बाद आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन चीनी सैनिकों ने 20 दिनों की अंडर वाटर ट्रेनिंग की है, अभी की बड़ी खबर है। और अंडर वाटर ट्रेनिंग के अलावा यह भी समझाना बहुत जरूरी है कि शिखर पर हिंदुस्तान कैसे है और चीन को का नुकसान होने जा रहा है। अब देखें आप, चीन के दिमाग में क्यों ये चलता है कि सर्दियों के वक्त में अपना गियर शिफ्ट कर लिया जाए, यानी थोड़ा सा यूटर्न ले लिया जाए, थोड़ा सा बैक गियर लगा लिया जाए। और चीन के बारे में यही बात कही जाती है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी में, दोनों में ही अपना गियर चेंज करता रहता है चीन। अब आप समझिएगा क्यों। एलएसी पर भारतीय सेना 5000 मीटर ऊपर तैनात है। भारत चीन सेना के बीच कितना फासला है? 30 मंजिल इमारत का फासला है। भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर पड़ेगा भारी। भारत के जवानों पर हमला करना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। भारतीय सेना को सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड माउंटेन वॉरफेयर का अनुभव है। भारतीय सिपाही पैदाइशी तौर पर होते हैं सख्त,
ज्यादातर ग्रामीण बैकग्राउंड के होते हैं। आर्मी में कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और सेना में ये सीख दी जाती है, ज्यादा पसीना बहाएंगे, खून कम बहाना होगा। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, गुरिल्ला वॉरफेयर में ये एक्सपर्ट हैं। तपा देने वाली गर्मी, जमा देने वाली ठंड का अनुभव है। हमेशा देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अगले इंफोग्राफिक में आप ये देखें, आईटीबीपी जिसके कंधों पर एलएसी की पहरेदारी है, आईटीबीपी से कैसे डरता है चीन। भारत चीन सीमा की जिम्मेदारी है आईटीबीपी के पास। निगरानी के लिए आईटीबीपी की 32 बटालियन हमेशा तैनात रहती है। आईटीबीपी के हर बटालियन में कम से कम 1000 जवान हैं और आईटीबीपी की एक बटालियन पर 110 किलोमीटर का जिम्मा है। यानी एवरेज निकाल करके आप देखें, 178 बॉर्डर पोस्ट हैं, यानी दो पोस्ट के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर और इन्हीं 20 किलोमीटर में चीन की पूरी तरह से घेराबंदी करके रखता है कौन? आईटीबीपी। 178 बॉर्डर पोस्ट पर। हालांकि इसकी भी हमें जानकारी है, लेकिन ये सीमा दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाके से होकर के गुजरती है और इसकी हाइट जानते हैं आप? 9000 फीट से लेकर के 18750 फीट की ऊंचाई पर खतरनाक पर्वत और जंगलों का इलाका है, जहां पर चीन को चारों तरफ से चीन का सर्विलांस भी किया जाता है और साथ ही इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि पहाड़ों से, झील के किनारे से कहीं से भी चीन किसी भी तरह की हरकत या हिमाकत ना करे। लेकिन चीन क्या करता है? पूर्वी लद्दाख से अगर हम खदेड़ते हैं, चीन आ जाता है अरुणाचल की तरफ। लेकिन हमने ये कह दिया है कि अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। अरुणाचल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, ये समझने के लिए आपके सामने एक मैप यहां पर है। इस मैप में आपको अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, भूटान और हिंदुस्तान का पूरा नक्शा नजर आ रहा है और हम आपको एलएसी से लेकर के एलओसी तक का पूरा इलाका दिखा रहे हैं। अब एलएसी कहां से होकर के गुजरती है, ये आप इस मैप के जरिए समझें। एक होता है सेंट्रल सेक्टर, 545 किलोमीटर लंबा ये सेक्टर है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब यह है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ एलएसी वाला इलाका आता है। फिर आप आ जाइए पश्चिमी सेक्टर, यानी पूर्वी लद्दाख की तरफ का इलाका, 1570 किलोमीटर तक का इलाका है। और पूर्वी सेक्टर है जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तरफ आता है, 1325 किलोमीटर का ये इलाका है। लेकिन पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन आ जाता है। पश्चिमी सेक्टर से लेकर के पूर्वी सेक्टर तक मैकमोहन लाइन का इलाका आ जाता है और यहीं पर ये कहते हैं कि चीन मानने को तैयार नहीं होता मैकमोहन लाइन को। चीन का कहना यह होता है कि नहीं, हमारी सीमा रेखा वही है जिसमें हमारी इज्जत में आ जाता है अक्साई चीन, लेकिन हम कहते हैं तीनों ही सेक्टर में तुम्हें हम करारा जवाब देंगे। चलते हैं कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान के पास में। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, अब मुझे यह समझाइए कि चीन क्या सर्दियों में आईटीबीपी से डरता है? क्या चीन को यह पता है कि सर्दियों के माउंटेन वॉरफेयर में वो बहुत पीछे है? चीन का यह जानता है कि हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, पेंगोंग के किनारे, गलवान के पास, देप्सांग की तरफ, डीएसडीबीओ रोड, हर तरफ ही सर्दियों में भारतीय फौजें उसके मुकाबले बहुत एज में हैं। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, अगर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, सर्दियों में अगर मैं आपसे पूछूं हिंदुस्तान की फौज वर्सेस पीएलए, दोनों को एक तराजू में रख करके किस तरह से तोलेंगे आप? भारतीय सेना जो है वो बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय सेना के पास में अभी 36 साल का हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है साइचिन का। और यहाँ पे तो अभी जहाँ पे हम लोग हैं, चाहे वो पेंगोंग का एरिया है या फिर ईस्ट लद्दाख है, ये तो काफी लो ऑल्टीट्यूड है। ये अभी लगभग 17-18 हजार के आसपास में है। साइचिन में हमारी फौज जो है अमर और सोनम पोस्ट पे वो 20,000-21,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे है। तो बहुत भारी एक्सपीरियंस है भारत के पास में और भारत की फौज जो है वो इन सब चीजों से बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और तैयार है। भारत के जो वेपनरी हैं, जो गन्स हैं, जो आर्मामेंट हैं, ये सब उस ऑल्टीट्यूड के लिए, उस टेम्परेचर के लिए क्वालिफाइड हैं। आपको शायद पता हो, आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि बंदूकें उस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाती है। आप फायर करना चाहते हैं, फायर नहीं होती है। लेकिन भारतीय जो बंदूकें हैं, भारतीय जो तोप हैं, ये सब उस टेम्परेचर में पिछले 36 साल से रगिड है और काम कर रही है। तो इसलिए भारत की जो फौज है काफी ज्यादा तैयार है। और चीन को अभी जब से ये शीत शुरू हुआ है, शीत पक्ष, उनको पता चल रहा है कि वो इसके लिए कैपेबल नहीं है, वो इसके लिए तैयार नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने भी ठाना हुआ था
चीन के तेवर क्यों बदले हैं, या चीन ने अपना गियर क्यों शिफ्ट किया है, या चीन की डायनेमिक्स में क्यों परिवर्तन आया है, ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलता हूं। जहां पर हमने ये समझ लिया था और सोच लिया था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक चीन को छोड़ेंगे नहीं, और चीन को हम ये बता देंगे कि 1962 वाला भारत नहीं है। हमने क्या क्या किया है चीन की घेराबंदी करने के लिए, चीन की मोर्चाबंदी करने के लिए, चीन की बाड़बंदी करने के लिए। अब देखें आप, गलवान में हमने पीछे कर दिया, गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत हुई, लेकिन हमने शहादत के बदले लगभग 40 से 50 पीएलए आर्मी के जवान मारे। पेंगोंग में हमने पूरी तरह से हरा दिया, पेंगोंग के दक्षिणी तट से हमने भगा दिया, और भगाने के ठीक अगले दिन ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया, हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के साथ हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि यह कब्जा यूं ही नहीं होना चाहिए, हम सरहद में घुस करके कब्जा करेंगे। एक तरफ तो एलएसी पर यह सब कुछ चल रहा था, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार उसने भी यह बता दिया कि राजनीतिक कौशल और रणनीति के तहत अपने आप को यह बता देंगे कि चीन के खिलाफ बेहतर स्टेट्समैनशिप हमारे पास है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने 224 ऐप्स को कर दिया बैन। साउथ चाइना सी में चीन वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्वाड के जरिए हमने वहां पर घेराबंदी कर ली, और इसी वक्त में हमने रशिया के साथ कर लिया समझौता। तो क्या ये माना जाए सुमित पीर, क्या ये माना जाए जो चौतरफा घेराबंदी है, बाड़बंदी है, मोर्चाबंदी है, यही एक वजह है कि चीन ने कर दिया सरेंडर? राशिद भाई, जो घेराव है वो चार एंगल से। पहली बार एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल व्यू, एक बहुत स्ट्रांग राजनीतिक नेतृत्व, फिर बहुत स्ट्रांग मिलिट्री नेतृत्व, जो सीडीएस रावत, बिपिन रावत और जो भी हमारे जनरल है, और सीडीएस के बनने से सब फोर्सेस कंबाइंड काम करी। पॉइंट नंबर 3, बहुत एग्रेसिव और मस्कुलाइन डिप्लोमेसी श्री जयशंकर जी द्वारा, बहुत ही उम्दा डिप्लोमेसी का वो दिया। और चौथा जो एंगल आया है, जब ये सब तीनों चीजें जुड़ गई, आप, हम, मीडिया, साधारण लोग जो इस मूवमेंट में जुड़े हैं, जो एक डर बनाया था, जो एक प्रोपेगेंडा चाइना की थी, भैया हम बहुत स्ट्रांग है, आप पीएलए का कुछ नहीं कर सकते, वो ये कहते थे पीएलए इज इनविंसिबल। 6 महीने में गलवान पे खड़े होके वो जंगली चूहे गिर रहे हैं राशिद भाई, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक एक दिन दे आर लूजिंग ग्राउंड, एक एक वो ग्राउंड लूज कर रहे हैं। हमने उनको दिखाया। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, पूर्व चाइनीज मिलिट्री के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 106 चाइना के लोग मरे, अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है 135 लोग मरे गलवान में। आज भी चाइना की औकात नहीं कि वो बता दे गलवान में कितने मरे। जी जिनपिंग खबरें क्यों छुपा रहा है? बता दे, हमने बताया हमारे 20 जवान शहीद हुए, आप बताइए। आपको डर लग रहा, आपका वर्चस्व हिल रहा, आपकी जो हुकूमत है, जो आपने प्रोपेगेंडा बनाया था, वो हिल रहा है। एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा राशिद भाई, बहुत जरूरी है। हमें हमेशा ये बताया गया चीन की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है जी, आप कहीं खड़े नहीं होते। राशिद भाई, हकीकत यह है, चीन का क्यूमुलेटिव डेट $50 ट्रिलियन है, जो 320% उसकी इकोनॉमी का है, और 60% ग्लोबल इकोनॉमी का है। हाँ। अगर 60% ग्लोबल जीडीपी आपका क्यूमुलेटिव डेट है, तो आप स्ट्रांग कैसे हुए? हमारा डेट $1.5 ट्रिलियन है मात्र, और हमें यह समझाया जाता है कि चीन इकोनॉमी बहुत बड़ी खबर आ गई चीन को लेकर के। सुमित पीर, होल्ड। नेपाल के 150 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने फिर से कर लिया है कब्जा। यह सबसे नई खबर है। चीन की हड़प नीति में दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ा है। चीन के कब्जे को लेकर आर्मी चीफ ने भी जताई है चिंता। नेपाल के जरिए भारत को टारगेट करने की कोशिश में चीन, यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा। नेपाली सेना के प्रधान सेनापति जनरल थापा ने इंडियन आर्मी चीफ को दिलाया भरोसा, नेपाल की सरजमी से भारत के खिलाफ कोई भी गतिविधि नहीं होगी। यहीं पर रुकिए, क्योंकि कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान के पास हमें जाना चाहिए अभी के अभी। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, क्या ये माना जाए कि चीन को समझ में आ गया है कि हाल के दिनों में राशिद जी, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, मैं ये जानना चाहता हूं कि नेपाल को अपने साथ में लेकर के, नेपाल की जमीन पर अपना विस्तार करके, नेपाल की जमीन हथिया करके, नेपाल की वो जमीन जो भारत चीन नेपाल के ट्राई जंक्शन पर है, उसे अपना बना करके चीन करना क्या चाहता है? बिल्कुल। हर तरफ से राशिद जैसा आपने बोला, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर जो एलएसी है, कभी उत्तराखंड, कभी नेपाल, कभी भूटान ट्राई जंक्शन, कभी हर जगह ये चीन करेगा। पर सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं, आपने बड़ा अच्छा कवरेज दिया है ऑलरेडी। 6 महीने से जो चीन सोच के आया कि वॉकओवर हो जाएगा, हमने उनको एकदम रोक दिया। पर रोक दिया, अभी हमने उनकी जमीन अपनी खाली नहीं कराई। कहना मैं क्या चाहता हूं, अभी 2 महीने 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतनी ठंड है और लड़ाई होगी नहीं, और फोर्सेस को मेंटेन करना बहुत महंगा उन्हें भी पड़ रहा है, हमें भी पड़ रहा है। पर मैं आपको बताऊं, 19-20 का कांटे की टक्कर रहेगी इंडिया चाइना फोर्सेस में, ना हम बराबर के रहेंगे। क्या एंड रिजल्ट आएगा, हमारा हौसला बहुत मजबूत है, पर इसको मौका है। अगर वो चाहता है विड्रॉ करना, हम विड्रॉ के लिए डिसएंगेजमेंट में एग्री हों, पर ट्रस्ट करो, पर वेरीफाई करो।
ताकि क्यों उनको ऑन द ग्राउंड एडवांटेज है, और जब अगर वो वेरीफाई करने विड्रॉ पर आते करके हैं ना, एक और क्विकली बड़ी आप खबर। वापस आ सर, सकते हैं। रुकिएगा। जब भारत पर प्रेशर चल नहीं पा रहा तो क्वाड मुल्क जो अभी भारत के साथ में हैं, साउथ चाइना सी में जो चीन के वर्चस्व को कम करने में लगे हैं, वहीं पर चीन दिखाने लगा है दादागिरी। अगली ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर उतारी जाए। चीन की दादागिरी का एक और सबूत, ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक नुकसान करने की धमकी, सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने पर धमकी दी गई है। मालाबार में 4 देशों का सैन्य अभ्यास चल रहा है और मालाबार की प्रैक्टिस से ही चीन कांप रहा है, थर्राया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को दे दी है धमकी, और ये धमकी, इसके पीछे की वजह क्या है? चीन ने ऑस्ट्रेलिया को दी धमकी। चीन ने ये कह दिया है कि मालाबार में जिस तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज तुम्हारी चल रही है, इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन क्वाड ग्रुप की हुंकार से चीन में हाहाकार मच गया है, क्योंकि जो चीन अपने हथियारों पर इतना इतराता है, उसे भी मालूम है कि वो मोदी की वर्ल्ड आर्मी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लद्दाख में ही चीन कई बार भारत के हाथों पिटा है। अब जरा सोचिए, क्वाड देश एक साथ चीन पर धावा बोलेंगे तो चीन की हालत हो क्या जाएगी? क्वाड कोर यानी 4 ताकतवर देशों की जबरदस्त रणनीतिक साझेदारी, यही साझेदारी चीन का दबदबा तोड़ेगी। यही साझेदारी ड्रैगन का आग उगलता मुंह मोड़ेगी, क्योंकि ये क्वाड नहीं, चीन का काल है। अब जरा क्वाड के एक एक देश के साथ भारत की साझेदारी के बारे में समझिए। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। क्वाड ग्रुप के देशों में सबसे ताकतवर है अमेरिका। चीन एशिया में डायरेक्ट एक्शन का जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए अमेरिका और चीन के बीच एक जमाने से कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन इसी अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। 12 साल में ही भारत ने अमेरिका से 1.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए ट्रंप ने 2016 में भारत को अमेरिका का डिफेंस पार्टनर बनाया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो उनके दौरे से पहले ही भारत ने 19,760 करोड़ रुपए की लागत से 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने की डील कर ली। क्वाड कोर के पार्टनर ऑस्ट्रेलिया। अब बात क्वाड कोर के दूसरे पार्टनर की है। ये पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिग डील हुई। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर भरोसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा देश था जिसने 1962 की जंग में भी हमारी मदद की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस रिलेशन आज के नहीं है, बल्कि क्वाड के 4 देशों में भारत ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस रिलेशन सबसे पुराने हैं, आजादी से भी पहले के। दोनों विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक साथ लड़े थे। युद्ध के मैदान में जितना भरोसा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आजादी से पहले था, उससे भी ज्यादा आज है। हर 2 साल में दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में वॉर एक्सरसाइज करती हैं, जिसे ऑस इंडेक्स कहते हैं। चीन की हर चाल को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए जब जब चीन भारत पर बुरी नजर डालता है, ऑस्ट्रेलिया खुलकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का साथ देता है। और अब देखिए उस देश के साथ भारत के सैन्य रिश्ते, जो देश अपनी बेजोड़ मेहनत, वक्त की पाबंदी और वादा निभाने के लिए जाना जाता है। क्वाड कोर के पार्टनर जापान। भारत और जापान की दोस्ती बहुत पक्की है। दोनों देशों के बीच इस तरह के संबंध हैं
कि दुनिया में जापान को ऐसा देश कहा जाता है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। भारत जापान के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता हुआ। एशिया प्रशांत इलाके में समुद्री डकैतों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ एक्सरसाइज करती हैं। मतलब साफ है, ये क्वाड का अटूट जोड़ है। इसके चक्रव्यूह में जो आएगा काम से जाएगा, फिर चीन हो या दुनिया का कोई और भी देश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये तो बात हो गई कि क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया से किस तरह से चीन डरा हुआ है, लेकिन जो बाइडेन से भी चीन डरा हुआ है। और चीन को क्यों ये लगता है कि जो बाइडेन भारत के और भी ज्यादा मजबूत और सच्चे साथी साबित होंगे। एक और अगला ये कि चीन की शय पर पाकिस्तान में इमरान खान भारत के खिलाफ क्या नया चीन की शीत साजिश। शीत का मतलब होता है सर्दियां, और सर्दियों में चीन किस तरह से षड्यंत्र कर रहा है, इसकी व्यूह रचना के बारे में हम बात कर रहे थे। एक तरफ तो चीन ये कहता हुआ नजर आता है कि एलएसी पर संयम बरतेंगे, अपने जवानों से ये कहेंगे कि जितने भी जंगी वाहन हैं इन्हें पीछे लेकर के आए। लेकिन हमारा मानना यह है कि अप्रैल वाली पोजीशन में चीन वापस क्यों नहीं आएगा, हमारी जमीन पर चीन आगे क्यों बढ़ेगा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जो बाइडेन को लेकर चीन ने बहुत बड़ा दावा किया। नई बोतल में पुरानी शराब बेचेंगे बाइडेन, क्वाड को बढ़ावा देंगे बाइडेन, ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है। एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाएंगे बाइडेन, चीन को बेअसर करने की कोशिश होगी। यानी जो बाइडेन से चीन डरा हुआ है और चीन को यह लग रहा है कि एशिया में अपना वर्चस्व और प्रभुत्व बढ़ाने के लिए आगे जो बाइडेन कोशिश करेंगे। कर्नल शिवदान के पास तुरंत जाना चाहिए मुझे। कर्नल शिवदान, डोनाल्ड ट्रंप से तो डर लगता ही था चीन को यह समझ में आ रहा था भारत और अमेरिका की नजदीकियां चीन के लिए कितनी नुकसानदेह साबित होंगी, लेकिन अब जो बाइडेन से चीन को क्यों डर लगता है? देखिए, जो बाइडेन को चीन से इसलिए डर लगता है क्योंकि चीन जो है जानता है कि अमेरिका के पूरे इंटरेस्ट एशिया में है और उसका इस वक्त सबसे बड़ा सहयोगी भारतवर्ष है। और इस वक्त हमारे सौभाग्य से अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट एक इंडियन मूल की लेडी बनी है। वो ये महसूस कर रहा है कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में भारत का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा अमेरिका के इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में है और उन इंटरेस्टों को वो भारत के साथ कोऑपरेशन करके ही पूरा कर सकता है। इसलिए चीन जो है अमेरिका से और ज्यादा डरेगा और भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरा है और भारत का अमेरिका के साथ और संबंध गहरे हुए हैं क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की इलेक्ट है वो इंडियन मूल की है। भारत के अमेरिका के साथ में संबंध गहरे हुए हैं। रणनीति में भारत ने यह बता दिया है कि कितनी ज्यादा मजबूती आ गई है और भारत ने यह भी बता दिया है कि डिफेंस स्ट्रैटेजी में भी पीछे हम नहीं हटेंगे। यानी ये कहते हैं ना कि इंक्लूसिव तैयारी करना। इंक्लूसिव तैयारी क्या होती है, एलएसी पर अभी का जो मौजूदा हाल है ये देख करके आप जान जाएंगे, क्योंकि ड्रैगन डरा है, सर्दियों में मरा है। कैसे मरा है ये आप समझिएगा। एलएसी पर तैनात जवानों को सर्दी में इस्तेमाल होने वाले हमने दे दिए हैं कपड़े। ये कपड़े हैं बड़े खास। सर्दी में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को मंगाया कहां से गया है? अमेरिका से। और यही बात चीन जानता है। जवानों को एसआईजी असॉल्ट राइफल भी दी गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए एलएसी पर 60,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। एलएसी पर 2 एडिशनल डिवीजन को तैनात किया गया है और एडिशनल डिवीजन को मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र से बुलाया गया है और अतिरिक्त डिवीजन को ऊंचाई वाले इलाके में कर दिया गया है तैनात। इसका मतलब यह है कि एलएसी को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है और जब एलएसी लॉक है तो चीन का दम घुटने लगा है। सुमित पीर, क्या यह माना जाए कि भारत ने जैसी एक इंक्लूसिव घेराबंदी की है, यही एक वजह है कि चीन को पता चल गया है कि आज की तारीख में 1962 जैसी हैसियत चीन की नहीं है। जो चीन की आर्मरी में सबसे पोटेंशियल जो वेपन है वो है प्रोपेगेंडा, 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 प्रोपेगेंडा। वो ग्लोबल टाइम्स को तो मैं चीन का चंदा मामा कहता हूं क्योंकि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते, चाचा चौधरी वाली कहानियां चलाते हैं चीन के बारे में।
जो चीन का वर्चस्व था, जो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया था कि हमारा रास्ता रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, हमने उनका रास्ता लद्दाख में रोक दिया 6 महीने तक। ही रोका ही नहीं, हमने रशिया से अपने पैक्ट कर लिया, हमने यूएस से पैक्ट कर लिया, हमने जापान से पैक्ट कर लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से पैक्ट कर लिया, यूएस ने मालदीव से पैक्ट कर लिया। दर्जनों के बाद मिसाइलों की टेस्टिंग हो रही है, हमने कोरोना पे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। तो इस सबको देखते हुए सीडीएस बने और हमारी पॉलिटिकल मैसेजिंग कभी हल्की नहीं पड़ी है। मोदी जी ने लद्दाख से कह दिया, सीडीएस बिपिन जनरल रावत साहब रोज कहते हैं। तो चीन का जो भ्रम था भारत को लेके वो टूट गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो जुड़ी है, भारत का मीडिया और भारत के लोग। राशिद भाई, जब 1.35 बिलियन लोग, 135 करोड़ लोग जब किसी मुहिम के साथ जुड़ जाते हैं ना, कोई भी तानाशो किसी। एक बार हम ये दिखाते हैं कि चाइना की इमरान को लेकर के क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और हम ये भी दिखाते हैं आईएसआई नया षड्यंत्र क्या कर रहा है। चीन की शह पर बलूचिस्तान में इमरान खान ने चल दिया है नया पैतरा। बलूचिस्तान को देंगे हाईवे का तोहफा। आज इमरान बलूचिस्तान का दौरा भी करने वाले हैं। समझा क्या जाए? ग्रुप कैप्टन वीएन झा, मुझे समझाइएगा एक बार। चीन की शह पर कभी गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं, कभी बलूचिस्तान में आकर के कहते हैं कि हाईवे का तोहफा दे देंगे, कभी इमरान खान ये कहते हैं कि चीन के साथ मिलकर के भारत की घेराबंदी कर देंगे। चीन की शह पर इमरान अपने आप को अगर इतना मजबूत पाते हैं, ये उनकी गलतफहमी है, बेवकूफी है? जी हाँ, ये चीन के बलबूते पे वो कहाँ तक कूदेंगे ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं कि मदारी बंदर को क्या कहता है और बंदर कितना कूदता है, ये अलग चीज है। लेकिन ये मैं उस शब्द पे नहीं जाऊंगा। आज पाकिस्तान जो भी कर रहा है बस चीन के शह पे कर रहा है, जहां तक भारत के खिलाफ की जो उसकी चालें चल रही है। और इस्लामिक वर्ल्ड में वो जो भी कर रहा है वो टर्की के शह पे कर रहा है। तो आज पाकिस्तान के 2 मालिक हैं, चीन और टर्की। अब आइए यहाँ पे जो गिलगित बाल्टिस्तान जो भी कर रहा है, आखिर ये ऐसा वो कर क्यों रहा है? इसके 2 इरादे। एक तो जब पिछली बार पाकिस्तान गया था चीन से लोन मांगने के लिए, उनको ये हिंट मिली थी कि चीन को गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ जो खनिज प्रमुख एरिया है, वहाँ वो एरिया या तो लीज की जाए या सीड की जाए। जितना लोन है पाकिस्तान के ऊपर में, उसको चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। और आपने ये सुना ही होगा कि दक्षिण सिंध में पाकिस्तान ने ऑलरेडी 2 द्वीप चीन को ये इस पे लीज पे दिया हुआ है 99 ईयर्स के लीज के लिए, भुट्टो और एक और आइलैंड था। तो अब पाकिस्तान बड़े मुश्किल में है, क्योंकि चीन उसको जो भी कहेगा वो उसको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान, लेकिन जानते हैं अगर पाकिस्तान इस मुश्किल में है कि चीन जो कहेगा वो मानना पड़ेगा, लेकिन इसका खमियाजा एलओसी पर हमें भुगतना पड़ता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज यही बता रही है। बर्फबारी से पहले आतंकियों को कश्मीर भेजने में जुटी है आईएसआई। बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा में आतंकी घुसपैठ का बहुत बड़ा प्लान किया गया है। नॉर्थ कश्मीर के कुछ पुराने रूट्स के जरिए घुसपैठ का प्लान है। कश्मीर में इस साल 200 के करीब आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकी संगठनों के पास आतंकी और हथियार की कमी आ गई है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भेज रहा है हथियार। अभी की बड़ी खबर है, यानी आईएसआई ने सर्दियों के लिए की है बड़ी तैयारी। और बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा में आतंकी घुसपैठ का प्लान है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, मुझे ये बताएं, क्या ये माना जाए कि चीन एलएसी पर तो शांत हो जाएगा, ये कहेगा कि देखिए हम तो शांत हैं, सर्दी खत्म हो जाने का इंतजार करेगा, लेकिन उसके जहन में ये रहेगा कि भारत का कितना नुकसान कर दिया जाए, और इसी के बदले एक रेप्लिकेशन जो है, एलएसी वाला जो रेप्लिका है, एलओसी की तरफ से तैयार करके पाकिस्तान के जरिए आतंक का एक्सपोर्ट, हथियारों का एक्सपोर्ट, घुसपैठ का एक्सपोर्ट करेगा। राशिद जी, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें, मैं पहले बोल नहीं पाया टेक्निकल कारण। देखिए, एलएसी में इतनी ठंड की वजह से लड़ाई नहीं होगी, बड़ा अच्छा मौका है। हम अगर विड्रॉ करते हैं फोर्सेस विद हॉक्स आई कि बिल्कुल वो डिप्लॉय ना कर पाए, आर्मी भी इन्वॉल्व है नेगोशिएशन में। क्या होता है, पहले नेगोशिएशन होती है, कहीं दिल्ली में कहीं दूर होती है, ऑन द ग्राउंड मालूम नहीं पड़ता है। अब आर्मी भी नेगोशिएशन इन्वॉल्व है। ट्रस्ट करो पर वेरीफाई करो, और फोर्सेस को एलओसी में लगाओ, ताकि जो पाकिस्तान को सबक सिखाओ इन 3 महीने में। दूसरी बात, आप देखिए तिब्बत चीन जो है $47.5 बिलियन की रोड बना रहा है 1000 किलोमीटर की, सिचुआन प्रोविंस से लेके और तिब्बत तक,
और उससे 2 साल में बनेगी और $47.5 बिलियन जो है हमारा फुल इंडिया का डिफेंस बजट है। और उससे क्या होने वाला है, लिंजी जो अरुणाचल टच है वहां स्ट्रांग हो जाएंगे और तिब्बत पहुंचने के लिए उनको 42 आवर्स की जगह 48 आवर्स की जगह 13 आवर्स लगेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, तैयारियां हम भी कर रहे हैं पूरी फुल स्केल, वो भी कर रहे हैं। अप्रैल मई में दोबारा होगा तो बहुत अच्छा मौका है, पर उसको सॉर्ट आउट करके और एलओसी को लेसन सिखाओ, पाकिस्तान को लेसन सिखाओ और तैयारी पुरजोर करते रहो। और क्वाड जो आपने कहा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। एक मॉरल सपोर्ट है और बाकी सब करना पड़ेगा। ये मौका है, इसको हम डील करके और विड्रॉ करके विद हॉक्स आई कि उसका मिसयूज ना करें, हम अपनी हाइट्स ना छोड़ें, प्री अप्रैल ना मांगे हम। क्यों? हम कहीं ऊपर हैं, डिप्सांग में वो ऊपर है, होने दो, हम कहीं ऊपर, हम कहीं खाली डिसएंगेज और रिड्यूस्ड फोर्सेस, डीएस्केलेट बस, और उसको मेंटेन करें बस। ठीक कह रहे हैं आप। ये तो बात हो गई जमीन की, लेकिन साउथ चाइना सी में चीन क्या कर रहा है? अगली बड़ी खबर, चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया है। पीएलए ने साउथ चाइना सी पर उड़ाए हैं फाइटर जेट। पीएलए एयरफोर्स ने 10 घंटे आसमान में किया है अभ्यास। क्या ये माना जाए? ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा आप आ सकते हैं आप, और मुझे ये समझाएं कि चीन क्या साउथ चाइना सी बिल्कुल भी छोड़ने को राजी नहीं है? क्या ये माना जाए कि हमने चीन की घेराबंदी तो की हुई है, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चाइना किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना को ये पता है कि अगर इस बिजनेस रूट को छोड़ा तो आगे आने वाले दिनों में उसके लिए आर्थिक तौर पर जो प्रहार पड़ेगा, और यही प्रहार एलएसी पर भी नजर आएगा। और यही एक वजह है कि चीन ये जानता है कि ठीक है, एलएसी पर अपना गियर हम बदल लेंगे, लेकिन साउथ चाइना सी में अपना अग्रेशन जारी रखेंगे। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, साउथ चाइना सी अगर है क्या, ये आखिर है तो लगा हुआ चीन के साथ में। चीन का अपना इंटरनेशनल सीमा जो है वो साउथ चाइना सी में जो मैरीटाइम राइट्स जो हैं उसके हिसाब से 50 किलोमीटर उसका वर्चस्व है और 200 किलोमीटर उसका शिपिंग राइट और बाकी कमर्शियल राइट्स है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब उसकी हेजिमनी, जब वो अपना जो वर्चस्व बाकी एरिया पे बढ़ाता है। जो एक इंटरनेशनल वाटर है साउथ चाइना सी में, जैसे जापान स्ट्रेट है, जैसे ताइवान स्ट्रेट है, येलो सी है, और बाकी जो नीचे आइए, नीचे में जो कि जो फिलीपींस का एरिया है, जो वियतनाम का एरिया है, उस पे चीन जो है वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। तो ये क्वाड या क्वाड प्लस आगे जो बनेगा, इसको एक शेप तो लेना पड़ेगा। अभी एक ये लूज कॉम्बिनेशन है। आने वाले दिनों में, महीनों में यूएस को और भारत को इसमें लीड लेनी पड़ेगी। इसको सिक्योरिटी का एक बड़ा कंक्रीट प्रपोजल देके एक क्वाड सिक्योरिटी काउंसिल बनानी पड़ेगी इनको, जिसका कि संचालन जो है भारत को करना होगा। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, कर्नल शिवदान, सुमित पीर, आप चारों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ रहने के लिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, भले ही चीन ये कहता नजर आए कि हम तो संयम बरतेंगे, भले ही चीन ये कहता नजर आए कि आगे चल करके युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होने देंगे, लेकिन चीन को भी ये पता है कि सर्दियों में चीन भारत का मुकाबला करने में पूरी तरह से बेदम है, और जब बेदम है तो हमारी तैयारी भी उसी तरीके की होनी चाहिए। और चीन को यह भी पता है अमेरिका में सरकार बदली है, लेकिन भारत की घेराबंदी अभी भी जारी है, और अगर भारत की घेराबंदी करने की कोशिश करेगा चीन तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अप्रैल मई आते आते चीन एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखाएगा, वो चेहरा जो विस्तारवादी नीति का होता है, वो चेहरा जो अग्रेशन का होता है, वो चेहरा जिसमें धोखे से हमला करना होता है, वो चेहरा जिसमें होती है सलामी स्लाइसिंग।